मिडिल ईस्ट दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जो पिछले कई दशकों से बारूद के ढेर पर बैठा है। मिडिल ईस्ट दुनिया का वो इलाका है जहां कई दशकों से कॉन्फ्लिक्ट चलता आया है, लेकिन पिछले 40 साल में एक ऐसी दुश्मनी पैदा हुई जिसने पूरी दुनिया को कई बार युद्ध के कगार पर ला दिया। एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, दूसरी तरफ है मिडिल ईस्ट की सबसे एडवांस्ड सेना वाला देश इजराइल, और इन दोनों के सामने खड़ा है एक ऐसा देश जो खुलेआम इन दोनों को चुनौती दे रहा है, ईरान। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान को दुनिया की बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी दोस्त रहे अमेरिका और ईरान आज कट्टर दुश्मन बन गए हैं, और क्यों इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने की बात करते हैं। और यह सिर्फ धर्म की लड़ाई है या सिर्फ इसके पीछे कुछ छुपा है, लाइक ऑयल, पावर, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री का एक लंबा खेल। इस वीडियो में हम समझेंगे अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू कैसे हुई, 1953 का CIA कोप, शाह का शासन, 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन, US एम्बेसी क्राइसिस, इजराइल और ईरान की दुश्मनी और अब तक का स्ट्रगल। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये कहानी है मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल राइवलरी की। आज अगर आप अमेरिका और ईरान के रिश्ते को देखें तो आपको सिर्फ दुश्मनी दिखाई देगी, लेकिन 1979 से पहले ये दोनों देश बहुत अच्छे दोस्त थे, और तो और ईरान और इजराइल के बीच तेल और हथियारों का बड़ा व्यापार होता था। तो आखिर ऐसा क्या बदला, कैसे एक शांत देश एक्सट्रीमिज्म और दुश्मनी का सेंटर बन गया? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएंगे और समझेंगे इस दुश्मनी की पूरी रूट हिस्ट्री। सन 1979 से पहले ईरान पर शासन कर रहे थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी, और वे वेस्ट के देशों के काफी करीबी सहयोगी थे। उनका सपना था कि ईरान को एक मॉडर्न एंड पावरफुल कंट्री बनाया जाए। शाह चाहते थे कि ईरान भी यूरोप और अमेरिका की तरह मॉडर्न बने। सो दे डेवलप्ड इंडस्ट्रीज, स्ट्रेंथेंड द मिलिट्री एंड अडॉप्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। ईरान वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूनाइटेड स्टेट। उस समय दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ईरान सोवियत यूनियन के बिल्कुल पास था। इसलिए अमेरिका चाहता था कि ईरान उसका सहयोगी बना रहे। इसलिए अमेरिका ने ईरान को अरबों डॉलर की मदद दी, आधुनिक हथियार दिए एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड द मिलिट्री सपोर्ट। लेकिन इसी दोस्ती के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसने आने वाले समय में सब कुछ बदल दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1950s में। उस वक्त ईरान आज के जैसा नहीं था, वो काफी मॉडर्न, सेकुलर और आगे बढ़ने वाला देश था। 1951 में ईरान के लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्राइम मिनिस्टर चुना। उनका नाम था मोहम्मद मोसद्देक। मोसद्देक एक नेशनलिस्ट थे। उन्होंने देखा कि ईरान का सारा ऑयल ब्रिटिश कंपनी, जिसका नाम था एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी, जो आज BP यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जानी जाती है, तो उन्होंने देखा कि ईरान का सारा ऑयल ब्रिटिश कंपनी निकाल रही है और सारा मुनाफा ब्रिटेन जा रहा है। मोसद्देक ने फैसला लिया कि वो ईरान के तेल को नेशनलाइजेशन करेंगे। इसका मतलब था कि तेल से होने वाली कमाई अब ईरान के लोगों को मिलेगी। लेकिन ये बात ब्रिटेन और अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका को डर था कि अगर ईरान उसके कंट्रोल से निकला तो वो सोवियत यूनियन के पास जाएगा। यही वो मोमेंट था जिसने आने वाले 70 सालों की दुश्मनी की नींव रखी। 1953 में अमेरिका ने खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश एजेंसी मिलकर M16 ने मिलकर एक सीक्रेट मिशन चलाया, ऑपरेशन एजेक्स। कहा जाता है कि उन्होंने दंगे करवाए, मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया और मुसद्देक की सरकार गिरा दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, और फिर शाह को पावर दे दी गई। लेकिन इस घटना ने ईरान के लोगों के मन में गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि अमेरिका ने उनकी लोकतांत्रिक सरकार गिरा दिया। 1953 के बाद शाह की पावर और बढ़ गई। उन्होंने खुद को ईरान का सबसे शक्तिशाली शासक बना लिया। शाह अमेरिका का पपेट था। अमेरिका ने उन्हें पैसे, हथियार और सपोर्ट दिया। शाह के राज में ईरान आर्थिक रूप से तो आगे बढ़ा, लेकिन इन सुधारों के बावजूद जनता में असंतोष बढ़ता गया, क्योंकि शाह का शासन धीरे धीरे तानाशाही बन गया और आम जनता की आजादी छीन ली गई। शाह ने एक बेहद खतरनाक सीक्रेट पुलिस बनाई जिसका नाम था सावक। इस एजेंसी को CIA ने ट्रेन किया था। सावक ने हजारों आम लोगों को जो शाह के खिलाफ बोलते थे उन्हें गायब कर दिया, और उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्हें मार दिया गया। धीरे धीरे ईरान के लोगों में शाह के खिलाफ नफरत का ज्वालामुखी बनने लगा, और क्योंकि शाह को अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था, इसलिए ईरान के लोगों ने अमेरिका को भी जिम्मेदार मानने लगे। धीरे धीरे यह संतोष एक बड़े आंदोलन में बदल गया। 1978 आते आते ये ज्वालामुखी फट गया। ईरान में बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लाखों ईरानी लोग सड़कों पर उतर गए। उनका एक ही नारा था, शाह को हटाओ। इन प्रोटेस्ट का चेहरा बने एक धार्मिक नेता, आयतुल्लाह खामेनी।
खामिनी को शाह ने ईरान से निकाल रखा था, पर उनके ऑडियो कैसेट्स पूरे ईरान में सीक्रेटली सुने जाते थे। 1979 में स्थिति इतनी खराब हो गई कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और खामिनी 15 साल बाद ईरान वापस लौटे। इसे इस्लामिक रिवॉल्यूशन यानी कि इस्लामिक क्रांति का नाम दिया गया और ईरान में एक नई सरकार बनी। यह सरकार थी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यह मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव था। खामिनी के आते ही ईरान एक डेमोक्रेटिक देश से इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। खामिनी ने खुलेआम अमेरिका को द ग्रेट शैतान, सबसे बड़ा शैतान का नाम दिया। उनका मानना था कि ईरान की सारी बर्बादी और करप्शन की वजह अमेरिका की दखलंदाजी थी और यहीं से शुरू हुई एक नई दुश्मनी। सन 1979 में एक ऐसी घटना हुई जिसने अमेरिका और ईरान के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 4 नवंबर 1989 को अमेरिका ने बीमार शाह को इलाज के लिए अपने देश में पनाह दे दी। इससे ईरान के लोग भड़क गए। उन्हें लगा कि अमेरिका फिर से कोई साजिश रच रहा है। ईरानी स्टूडेंट्स की एक भीड़ ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला कर दिया और 52 अमेरिकन को हॉस्टेजेस बना लिए। ये हॉस्टेजेस 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 444 दिनों तक कैद रहे। यूएस ने हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन भी चलाए, लेकिन अमेरिका की सारी कोशिशें फेल हो गई। यह घटना अमेरिका के लिए बहुत बेइज्जती थी और इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के डिप्लोमेटिक रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, जो आज तक नहीं जुड़ सके। तो ये थी कहानी अमेरिका की, पर इजराइल इस पिक्चर में कहां से आया? क्या आप जानते हैं कि 1979 की क्रांति से पहले ईरान उन चंद मुस्लिम देशों में था जिसका इजराइल के साथ सबसे अच्छे रिश्ते थे। 1948 में जब इजराइल बना तो आसपास के सभी अरब देशों जैसे इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने उन पर हमला कर दिया। इजराइल को अपने बचाव के लिए ऐसे दोस्तों की जरूरत थी जो अरब से ना हो। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ द पेरीफेरी कहा गया। ईरान एक नन अरब देश है, वहां पर्सियन लोग रहते हैं। इजराइल और शाह के ईरान ने एक सीक्रेट दोस्ती कर ली। इजराइल को तेल चाहिए था जो ईरान उसे देता था। उसके बदले में इजराइल ईरान को एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, वेपन्स और सावक के लिए ट्रेनिंग देता था। तेहरान और AVIV के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती थी। सब कुछ परफेक्ट था, पर जब तक आयतुल्लाह खामिनी पावर में नहीं आए थे। 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। आयतुल्लाह खामिनी की आइडियोलॉजी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं थी, वो पूरी मुस्लिम दुनिया का नेता बनना चाहते थे। उन्होंने देखा कि अरब देशों की जनता इजराइल से नफरत करती है और फिलिस्तीन की आज़ादी चाहती है। खामिनी ने इजराइल के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने इजराइल को देश मानने से इनकार कर दिया और उसे द लिटिल शैतान, छोटा शैतान कहना शुरू कर दिया। तेहरान में जो बिल्डिंग पहले इजराइल एम्बेसी थी, उसे आधी रात को खाली करवाकर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को दे दिया गया। खामिनी का नया नारा था द रोड ऑफ जेरूसलम गोज थ्रू करबला। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं थी, अब ये धार्मिक और आइडियोलॉजिकल दुश्मनी बन गई थी। अब दुश्मनी बन तो गई, लेकिन इजराइल और ईरान के बॉर्डर्स एक दूसरे से नहीं मिलते। उनके बीच 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला था, तो दोनों आपस में लड़ते कैसे? यहाँ से शुरू होता है शैडो वॉर या प्रॉक्सी का खेल। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। इस मौके का फायदा उठाकर ईरान ने अपनी एलिट फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को लेबनान भेजा। वहां उन्होंने लोकल सिया लड़कों को ट्रेन किया और हथियार दिए। यहां जन्म होता है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह का एक ही मकसद था, इजराइल को तबाह करना। धीरे धीरे ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपना नेटवर्क बना लिया, जिसे वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, यमीन में होती रेबल्स और इराक सीरिया में अलग अलग मिलता ग्रुप्स। इन सब को ईरान से पैसा, ट्रेनिंग और हथियार मिलता है ताकि ये इजराइल और अमेरिका को उलझाए रखें। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा डर अभी आना बाकी था, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। खामिनी की सिंपल सी आइडियोलॉजी थी कि जो देश न्यूक्लियर नहीं है वो देश हमेशा अंडर अटैक रहेगा, इसलिए उन्होंने खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। 2000 की शुरुआत में दुनिया को पता चल गया कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। अमेरिका और इजराइल को डर था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो वो सबसे पहले इजराइल पर गिरेगा। क्योंकि खुली जंग खतरनाक थी, इसलिए दोनों तरफ से चुपचाप मारकाट शुरू हुई। 2010 में स्टक्सनेट नाम का एक बेहद खतरनाक कंप्यूटर वायरस ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज में प्लांट किया गया। कहा जाता है कि इसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया था। इसने ईरान के सेंट्रीफ्यूज को अंदर ही अंदर तबाह कर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर इल्जाम लगते हैं कि उसने ईरान के अंदर घुसकर उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। वहीं ईरान भी दुनिया भर में इजरायली डिप्लोमेट्स, जीविश सेंटर्स पर साइबर अटैक्स और फिजिकल हमले करवाने की कोशिश करता है। ये शैडो वॉर वक्त के साथ और बड़ी होती गई। 2020 में अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक करके ईरान के सबसे पावरफुल मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया। उस वक्त लगा कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा और हाल ही में सालों से चल रहा ये शैडो वॉर अब खुली दुश्मनी में बदल चुका है। जो ईरान और इजराइल
कभी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ते थे वो आज एक दूसरे पर डायरेक्ट मिसाइल्स और ड्रोन दाग रहे हैं। 1953 के ऑयल के खेल से शुरू हुई ये कहानी आज एक ऐसी आग बन चुकी है जिसमें आइडियोलॉजी, धर्म और सर्वाइवल की लड़ाई शामिल है। एक तरफ अमेरिका है जो मिडिल ईस्ट में अपनी पावर बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ इजराइल है जिसे अपने चारों तरफ दुश्मन नजर आते हैं, और तीसरी तरफ ईरान है जिसकी लीडरशिप ये मानती है कि बिना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और बिना इजराइल के ही रीजन शांत हो सकता है। दुश्मनी की इस आग में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दुश्मनी कभी खत्म होगी या फिर किसी दिन ये पूरी दुनिया को अपने साथ जला देगी। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर इतिहास को देखें तो ये दुश्मनी अचानक नहीं हुई, इसका मेन रूट है 1953 का तख्ता पलट, 1979 का इस्लामिक क्रांति, अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक, इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष और न्यूक्लियर पावर बनने की दौड़। आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट जारी और शायद आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट की राजनीति को और ज्यादा प्रभावित करेगा। और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रिसर्च करने में बहुत टाइम लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।